रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो आपको पता है कि हमारे थ्री थ्री डायमेंशनल दुनिया में हमारे पास तीन एक्सेस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है जेड एक्सिस। तो इन तीनों को ही वेक्टर की फॉर्म में हम आई आई वेक्टर, मतलब आई वेक्टर होता है, बट यहाँ पे जिसका जो डायरेक्शन पार्ट होता है उसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आई कैप बोलेंगे इसको, ठीक है। आई कैप से हम एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैप से हम वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, और के कैप से हम जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई भी वेक्टर होता है उसको हम इस फॉर्मेट से बनाते हैं, ठीक है, हम एक एरो की फॉर्मेट से बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया, ठीक है। आप जो भी वेक्टर का नाम है उसका नाम लिखने के बाद उसके पे एक ऐसे एरो सा बना दीजिए, ठीक है। जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब वेक्टर कैसे भी हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। इनको एक एरो से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं उसका हम एरो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए अगर हम ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हमें यहाँ पे कोई वेक्टर दिखाना है, अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो वेक्टर को हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, एरो से, इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे कैसे, इसका नाम क्या होगा, ए बी वैक्टर, ठीक है। ए बी के ऊपर आप ऐसे वेक्टर बना के दिखा देंगे, एक एरो बना के, ठीक है। सिमिलर वे में हम अगर बी से हम ए पे जा रहे हैं, बी से ए जा रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बी ए वेक्टर। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बी ए वेक्टर और ए बी वेक्टर ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कुछ डायग्रामेटिकली देखे तो इस तरीके से होती है। और अब अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में कहें तो देखिए, सिंपल साधारण शब्दों में अगर हम समझे तो देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए एक वेक्टर है ए। अब एक वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, यही मैंने आपको बताया था, राइट। अब देखिए, ये जो हमने मोड के अंदर ए लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड के लिए रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और ये जो ए कैप बनाया है इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर कहते हैं इसे। और बेसिकली ये हमको डायरेक्शन दिखा रहा होता है, डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। अब ए वेक्टर को हम लिख कैसे सकते हैं, देखिए इसको कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एक्स वाई एंड जेड है इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोस, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है क्योंकि अभी इस चैप्टर में धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को हम कई बार रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया के लिए आप इसको बस एक बार ध्यान से सुन लीजिए एंड कहीं ना कहीं इसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो हमने देख लिया एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और कहीं ना कहीं डायरेक्शन के लिए ए कैप रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब ये जो ए मोड ए बनाया है जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मोड ए अगर हम इस इक्वेशन के लिए लिखें, मोड ए का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास मोड हो जाता है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। मोड का या मैग्नीट्यूड का एक ही बात होती है, ठीक है। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन आ गया है एक किसी भी वेक्टर का, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। अगर हमसे कोई यूनिट वेक्टर पूछे जैसे ये वाला हमने जो फॉर्म लिखा है, वेक्टर लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर इसका हमसे कोई यूनिट वेक्टर पूछे, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ए कैप पूछे, तो आप इस फॉर्मूले में बस ए वेक्टर के नीचे ही चला जाएगा, ठीक है। देखिए, ए वेक्टर अपॉन में मोड में ए, ठीक है। तो ए कैप का ये फॉर्मूला बन जाएगा, ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, ओके। ओके, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन होगा, ओके, यहाँ पे आगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि किसी भी वेक्टर को हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ तो हम इसको बोल सकते हैं कि टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, ये एक वेक्टर है। हो सकता है हमारे पास ये वेक्टर नेगेटिव भी हो, ठीक है, माइनस माइनस थ्री के कैप लिखा हो, ठीक है। हो सकता है सिर्फ एक्स मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ आई कैप लिखें, ठीक है। दो देखिए, हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख लेते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये जीरो आई कैप भी हो सकता है, ठीक है, इसको यूनिट वेक्टर जीरो वेक्टर कहते हैं, ओके। अब देखिए, अब हम चाहे तो इसमें आई कैप जे कैप के कैप तीनों का लिख सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ हमें आई कैप मेंशन है तो सिर्फ आई कैप भी लिख सकते हैं, कंप्लीटली फ्रीडम हमारे ऊपर है ये, ठीक है, ओके। अब इसको आपको एक एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, यही वाला वेक्टर ले लेते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर है ए और जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप। अगर हमसे इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट जो भी इसके पास जो भी नंबर लिखे हुए हैं ये, ठीक है, इन नंबर्स को क्या कहते थे, आई कैप और जे कैप के आगे जो लिखा रहता था उसको हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। अब ये जो डायरेक्शन रेशियो है अगर इनका स्क्वायर लें रूट के अंदर तो यही हमारा मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 9
इक्वल टू √11, राइट। तो ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है इस वेक्टर का, ठीक है। अगर हमसे कोई कह रहा है कि इसके लिए यूनिट वेक्टर लिखो, तो यूनिट वेक्टर लिखने का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन में मॉड ए, ठीक है। तो अब इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ए वेक्टर का मतलब हो गया जो सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है उसको ऐसे लिख देंगे, और डिवाइड में मॉड ए कर देंगे। मॉड ए का मतलब जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है √11, ठीक है। ओके, अब हमने इसको ऐसे दिखा दिया है लिख के √11। और लास्ट में आपको एक काम ये भी करना होगा कि इनको सेपरेट लिखा के दिखाना पड़ेगा, आई कैप और ये 3/√i कैप जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ही करना होगा किसी भी वेक्टर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, डज दिस शो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर अक्रॉस दिस। देखिए, क्या ये वेक्टर सही लिखा है, 2i कैप+3j कैप, बिल्कुल सही है। आप इसके अक्रॉस अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको पता है कि ये अभी हमने देखा था अंडर रूट में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा, यानी कि √11 हो जाएगा। ये सेम एग्जांपल वही वाला आ गया जो मैंने पीछे आपको बताया था, ठीक है। एंड अगर इसके अराउंड यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हम इसको कर सकते हैं, अगेन ए वेक्टर बाय मॉड ए, और पीछे हमने इसकी वैल्यू देख ली थी, ये जो हमने निकाला था कहीं ना कहीं यही वाली चीज थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है टाइप ऑफ वेक्टर्स। तो कई सारे टाइप ऑफ वेक्टर्स हमारे पास हैं और एक एक करके हम उनको पढ़ते चलेंगे, ठीक है। पहला होता है जीरो वेक्टर, जिसको हम नल वेक्टर या फिर काफी बार वॉइड वेक्टर भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो आए, ठीक है। दोज वेक्टर्स होज मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू जीरो आर नोन एज जीरो वेक्टर, ठीक है। तो इसकी पहचान होती है कि इसका मॉड जीरो होता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं मैंने पॉइंट टू पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बताई थी कि अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो इस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर बनेगा वो कहीं ना कहीं ए बी वेक्टर होगा, ठीक है। अब जीरो वेक्टर में क्या होता है, हम ए से स्टार्ट करें और ए पे ही रह गए, ठीक है। ए वेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं जीरो वेक्टर को दिखाता है। बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए जीरो डिस्टेंस दिखा रहे हैं, ठीक है, कि हमने ए से स्टार्ट किया और हम ए पे ही खड़े हुए, तो बेसिकली हमारा कहीं पे भी नेट मूवमेंट नहीं हुआ। ओके। सेकंड, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अब नाम से पता चल रहा होगा कि दोज वेक्टर होज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, तो अभी हमने जो यूनिट वेक्टर निकाला था ये हमारे पास कहने का यूनिट वेक्टर ये आया था ए कैप के इक्वल। अब आप अगर इस वाले वेक्टर का आप अगर अंडर रूट करके निकालने की कोशिश करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करें इसका मैग्नीट्यूड, तो आप इसको सब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये आपके पास ऐसे आएगा। देखिए अगर हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, रूट में 4/11 प्लस 9/11, ठीक है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं ये 11/11 यानी कि 1 आ गया, √1 इज नथिंग बट 1, ठीक है। तो हर यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। को इनिशियल वेक्टर, नाम से पता चल रहा होगा, को इनिशियल मतलब इनिशियल पोजीशन सेम होगी, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम रहता है, दोज वेक्टर्स होज इनिशियल पॉइंट आर सेम आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर टू ईच अदर। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए से लेके बी तक एक वेक्टर हमने ड्रॉ कर रखा है, इस वेक्टर का नाम हमने ए बी रखा है, और ए से सी तक हमने एक और वेक्टर ड्रॉ करा है, इसका नाम ए सी है। तो आपको दिख रहा होगा कि ए सी और ए बी एक दूसरे के लिए क्या है, को इनिशियल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट ए है, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स या फिर इसी को हम पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल हो या फिर एक दूसरे पे कोलाइन कर रहे हो, कोलाइन मतलब कि एक दूसरे पे चढ़े हुए हो। जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे रेड वाला जो है वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, जिसको मैंने सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करा है, और एक डी वेक्टर है जो राइट से लेफ्ट आ रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं कोलिनियर है। ओके। अब ये पैरेलल भी हो सकता है। अच्छा देखिए, पैरेलल के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर साइज में इक्वल हो। जैसे आप देख सकते हैं के वेक्टर एंड एल वेक्टर, ये दोनों का साइज अगर आप देखेंगे तो अलग है, बट फिर भी ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। हमें बस पैरेलल है या नहीं, कोलिनियर है या नहीं, ये देखना है। ओके। अब देखिए जो भी कोलिनियर जो भी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो भी कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो इस चीज को फॉलो करते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी। जैसे अगर हमें यहाँ पे चेक करना हो कि ये जो दोनों वेक्टर हमें यहाँ पे मेंशन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, क्या ये एक दूसरे के लिए पैरेलल है या नहीं है, तो इसके लिए हम इस वाली चीज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, तो निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए हम अगर बी वेक्टर से को देखें तो बी वेक्टर इक्वल टू 8i कैप+16j कैप है। अगर हम इसमें 4 को कॉमन ले लें तो ये कहीं ना कहीं 2i कैप+4j कैप बन जाएगा, राइट। ओके। अब आप ध्यान से देखें तो बी वेक्टर इक्वल टू 4 टाइम्स, अब ये जो चीज लिखी हुई है 2i कैप+4j कैप, यही तो हमारा ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं बी वेक्टर इक्वल टू 4a वेक्टर आ गया, ठीक है। ओके। यहाँ पे ए बी का मीनिंग आएगा दो अलग अलग वेक्टर्स, हो सकता है यहाँ पे बी वाला आगे रहे या ए वाला आगे रहे, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है, ठीक है। तो कभी भी अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के लाइक मल्टीपल में है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बी वेक्टर इज नथिंग बट 4 टाइम्स ए,
मल्टीपल में अगर आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये कहीं ना कहीं पैरेलल वेक्टर्स की बात हो रहा है। ओके, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर अगर लिखा रहा है तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं पैरेलल वेक्टर्स की बात कर रहा है। ठीक है, इसको हम आने वाले एक्सरसाइज में और डेप्थ में समझेंगे। ठीक है, अभी अब बस आपको एक ओवरव्यू लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? दोज वेक्टर होज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, याद रहे, हो सकता है कुछ वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड तो इक्वल आ जाए लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। ठीक है, जैसे आप ये देख लीजिए, ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है। अब दिखने में तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, बट डायरेक्शन अलग है। हम दो वेक्टर्स को तभी इक्वल कहेंगे अगर उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होगा। राइट, अब नेगेटिव वेक्टर्स देखते हैं। नेगेटिव वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं जो जिनका डायरेक्शन एक दूसरे से उलट होता है। ठीक है, दोज वेक्टर्स होज डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर आर नोन एज नेगेटिव वेक्टर्स। जैसे ये ए वेक्टर है, अगर हमें माइनस ए वेक्टर बनाने के लिए कहा जाए तो हम बस इसका डायरेक्शन पलट देंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये नीचे से ऊपर जा रहा है बी वेक्टर, हमसे कहा जा रहा है इसका नेगेटिव वेक्टर बना दो, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे बना देंगे और इसका नाम दे देंगे माइनस बी वेक्टर। ठीक है, चलिए